regarding my presentation or talk, put your question for the last 15 minutes. In between also you can comment in the chat box and I could be interrupted, there is no problem. But please put your question for 15 minutes, okay? So what I'm going to talk today, since I'm a student of philosophy, my area of interest comprises of philosophical issues. And ethics in research and publication has been one of the prominent issues. क्योंकि 2 साल पहले यूजीसी ने, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो, तो जहां पे भी प्री पीएचडी कोर्स चल रहा है, यूजीसी ने एथिक्स इन रिसर्च इसको प्री पीएचडी। लेकिन अभी जो मैं बात करूंगी आप लोगों से बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए के लोग हैं, और अगर मैं एथिक्स पढ़ाना शुरू कर दूंगी बी प्योर फिलोसफी, आई डोंट वांट टू बी दैट. I want to do the applied philosophy and ethics in the perspective of research and publication of your area. Since you belong to diverse discipline, I have explored certain areas which could be useful for each and everyone. And belong intellectual honesty. बौद्धिक ईमानदारी जो है वो रिसर्च और पब्लिकेशन दोनों में जरूरी है. लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ अपनी ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहूं. क्योंकि आमतौर पे देखिए कि हम कह देते हैं कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, लेकिन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एक्चुअली है क्या चीज? तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव अपने टॉक का होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा हेल्प yourself or myself to improve the intellectual honesty in terms of your communication. तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी योग्यता को इस संदर्भ में बढ़ाएं कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में किस तरह के लैप्सेस होते हैं. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और जब हम अपने इंटरेस्ट या स्वार्थ से, सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होते हैं तो हम खुद ही मैनिपुलेशन करने लगते हैं. ये चीजें रिसर्च में भी होती हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वुड बी इंप्रूव सिविल डिस्कोर्स. आपको एक सभ्य तरीके से कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए, कैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और इन डेप्थ लेवल पे ले जाना चाहिए, कैसे नए इंसाइट्स अटेन करने चाहिए, और कॉमन ग्राउंड प्रिपेयर करना चाहिए जहां पे कम्युनिकेशन और बिलीफ दोनों एरेना में वर्क कर सके. और लास्ट लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम रिसर्च या पब्लिकेशन करते हैं तो जो हम उसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उस ट्रूथ का फॉर्म जो है एक्चुअली बना रहे ना हो, डाइवर्ट ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो. कोई भी हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं तो क्लियर कट एक नॉलेज इन्हांसमेंट की ऑब्जेक्टिव होती है. ये क्यों किया गया, मतलब इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की या रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स की बात ही क्यों आई? थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो आप देखिए कि आज से साल पहले 10 पहले मार्केट में कुछ ऐसे पब्लिकेशंस आए जो पब्लिकेशंस किसी और के एक्सपीरियंसेस थे, अपने एक्सपीरियंसेस के नाम पे उसको पब्लिश कर दिया. होता है आपने किसी और का मटेरियल देख के अपने नाम से पब्लिश कर दिया. वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस के रूप में एक्सेप्ट किया गया और उसकी बहुत सारे लोगों को अपने प्रोमिनेंट पोजीशंस भी छोड़ने पड़े एज अ पनिशमेंट. लेकिन शुरुआत इसकी जब हुई, बहुत पुरानी चीज है, लेकिन जब कोर्स स्ट्रक्चर के रूप में इसको शुरू किया गया तो एक बुक का नाम आता है, द बेस्ट सेलिंग थी वो, द बॉय हू केम फ्रॉम हेवन. इसको लिखा केविन और एल मार्केले ने. और ये एक, लेकिन जब मार्कले इसको लिख रहे थे तो उन्होंने अपनी स्टोरी बना के इसको
प्रेजेंट किया मार्केट में. इट वाज द बेस्ट सेलर स्टोरी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 2003. और लेकिन हुआ क्या कि ये स्टोरी जो है, कार्लटन बुप्रो जो 4 साल का एक बच्चा था, वो एक्सीडेंट में उसके बहुत सारी इंजरीज आई थी और उसकी सफरिंग को किसी और ने नैरेट किया था और उसको बेस बना करके चोरी करके अपने एक्सपीरियंस के रूप में मार्केट में प्रोजेक्ट कर दिया. इस पे जब फिल्म बनी तो ओरिजिनल ऑथर ने इसको चैलेंज किया और ये पूरा कोर्ट में केस गया और इसमें पनिशमेंट भी हुआ. ऑथरशिप जो है वो डिनाई कर पब्लिशर्स ने ये कि हम नहीं पब्लिश करते. दूसरा इसी तरीके से आया अ मिलियन लिटिल पीसेस. इसके ऑथर जेम्स ग्रे थे और इसको चैलेंज किया ओपरा विनफ्रे ने. इसमें भी यही था कि ये एक मेमोराइज है, आत्मकथा टाइप का है, लेकिन वो किसी और का लेके अपने नाम से पब्लिश कर दिया एंड दे एक्सपोज एज अ फ्रॉड. अभी जरा सा हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो 3% रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी ये रिपोर्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज से कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट होता है. सूडो साइंस, सूडो स्कॉलरशिप, क्वैकरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और कल्ट, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के फॉर्म में आते हैं. अब इनको कर्ब एंड कर्टेल करने के लिए एथिक्स की बात की कि हम रिसर्च और पब्लिकेशन में एक एथिकल सेंस डेवलप करें. और आप जानते हैं कि जब भी एथिक्स की बात होती है तो आमतौर पे क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि अरे उपदेश दे रहे हैं और ये प्रैक्टिस है. नहीं होता, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल एक्टिविटीज से हाई रहते हैं ताकि उसके परसुएशन में हम अपना बेस्ट दे सके, एक्सीलेंट दे सके. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत पड़ती है एथिक्स है क्या. और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स जो है एक मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी जो है उसका एक पूरा सेट है, नियम का सेट है जो ये डिफाइन करता है कि ये सही है और ये गलत है. और डिफाइन करता है आमतौर पे उन एक्टिविटीज में जो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज होती है, जिसमें हमारे पास चॉइस होता है, जिसमें हमारे पास चूज करने का फ्रीडम भी होता है. और इस तरह के प्रैक्टिसेस और डिसीजन में अगर राइट और रॉन्ग डिसाइड किया जाता है तो इस तरह के रूल को जो है हम एथिक्स के नाम से जानते हैं. मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये एथिक्स अप्लाइड पार्ट है. और जब हम इसको थोड़ा सा फील्ड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे होते हैं जो अपने एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं. जैसे उदाहरण के लिए हम डॉक्टर्स को ले सकते हैं जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं और उसमें डॉक्टर का ये जब वो शपथ लेते हैं तो उनका ये होता है कि सभी चीजों में, सभी स्टेट में, सभी अवस्थाओं में एक डॉक्टर जो है वो कभी भी अपने पेशेंट के लिए, मरीज के लिए ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो उसके लिए हानिकारक है. ये एक एथिकल ओथ है कि वो हमेशा उसके वेलफेयर के लिए काम करे. इसी तरीके से जैसे इंजीनियर्स हैं उनको भी एथिकल गाइड फॉलो करना पड़ता है. जैसे वो कहते हैं कि उनको सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द ध्यान में रख के ही कोई कंस्ट्रक्शन या कोई मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि इन सब चीजों में कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं पड़े. और इन प्रोफेशनल से अगर थोड़ा सा हटें तो जो साइंस में है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं हर फील्ड में, वो किसी न किसी एथिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हैं और इसे उनका प्रैक्टिस चलता है. और जब वो कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हैं या तोड़ते हैं तो वो बहुत ही गंभीर समझा जाता है. इट्स वेरी सीरियस एंड पनिशेबल ऑफेंस. और किसी भी प्रोफेशन में इस तरीके की चीजों के लिए जैसे अगर जहाँ पे लाइसेंस है वहां पे लाइसेंस किया जाता है और कई बार उस पे लीगल एक्शन भी ले लिया जाता है. तो जब हम इस तरह की चीजों की बात करते हैं, इस तरह के सिचुएशन में आते हैं तो फिर एक चीज जो हमें रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स में बहुत कोर में मिलती है वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात मिलती है. क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? नॉलेज के इन्हांसमेंट की तरफ, स्किल के डेवलपमेंट की तरफ. और जब वो नॉलेज और स्किल हमें मिल जाता है तो उसके यूज में एक वाइज डिसीजन लेने की तरफ. और ये तीनों चीजें जो हैं
वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करते हैं। और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो उसको जब हाँ हम विजय भाई, डिफाइन करने की कोशिश करते वो हैं तो तो अल्पना हम मैम का फोटो कह पासपोर्ट सकते चाहिए था। हैं कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो हाँ एक पासपोर्ट गुड इसी के जस्ट फेथ बाद, मतलब मान और के चलो एक डेढ़ इंडिविजुअल के घंटे बाद तुम्हारा प्राइमरी ब्रोशर बनना है ना मोटिवेशन उसका, और बैनर का सब। वो हाँ आप सम्मिलित अपने रूप पास है, लेंगे तो मुझे व्हाट्सएप जिस कर देना। सम्मिलित रूप से वो सच ठीक है। को खोजने की कोशिश करता है। सच जब हम बात हाँ हाँ, नहीं करते आज नहीं, सत्य में हम लगाएंगे, 3-4 मेटाफिजिकल मिनट बिलीफ लगाएंगे। की बात, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज की बात करते हैं। जैसे हम अच्छा अच्छा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब, चलो। किसी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्ट को रियल तरीके से क्रक्स में वो क्या है उसी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल मेथड है। और इस प्रैक्टिकल मेथड में आपको अनबायस्ड होना पड़ता है, ऑनेस्ट एटीट्यूड रखना पड़ता है, और जो कि इस अनबायस्ड और ऑनेस्ट एटीट्यूड को आप कई तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रुथ की बात करते हैं या ट्रुथ के अनुकरण की बात करते हैं, परस्यूट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ न कुछ आइडियोलॉजी काम करती है। तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से गाइडेड ना होकर के ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रूथ के परस्यूट को जो है वो हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का नाम दे सकते हैं। और रेलेवेंट फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना, और इंफॉर्मेशन जो हमारी डिसकंफर्टेबल है उसको हटा नहीं देना, और कोई भी हाइपोथेसिस जो एस्टैब्लिश्ड है उसको जबरदस्ती कंट्राडिक्ट ना करना। मैं इस चीज पे फोकस और एम्फेसिस देना चाहती हूँ, जबरदस्ती, क्योंकि अगर वो इन प्रोसेस कंट्राडिक्ट हो रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम बायस्ड होकर के कोई एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस या थियरी या फैक्ट्स को हम डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के एरेना में आ जाएगा। फैक्ट्स को अनबायस्ड मैनर में प्रेजेंट करिए, मिस लीडिंग okay, yeah, somebody has commented that little bit in English. Facts are presented in unbiased manner. They should not be twisted to give misleading impressions. गलत impression उनको नहीं देना चाहिए, और किसी भी पर्टिकुलर व्यू को उसे स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे एक इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव व्यू लेके चलना चाहिए। जो अर्लियर वर्क है उनके रेफरेंसेस यू शुड प्रोवाइड, एक्नॉलेज करना चाहिए प्रॉपरली। और प्लेजरिज्म, जिसके कि सॉफ्टवेयर्स पे अभी मैं देख रही थी कि इसमें ये लोग बात करेंगे, वो पूरी तरीके से अवॉइड किया जाना चाहिए। उसके लिए अब मैकेनिकल सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, और एक छोटा सा अगर कंप्राइज करके इसको डिफाइन करना चाहें तो लुइस एम ग्यूनिन ने इसको डिफाइन किया है कि द कर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी टू बी अ वर्चुअस डिस्पोजिशन टू एश्यू डिसेप्शन व्हेन गिवन एन इंसेंटिव फॉर डिसेप्शन। कभी भी अपने स्वार्थ की वजह से आप इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को डिसीव नहीं करेंगे। जो हमने डेफिनेशन देखी उसमें कुछ चीजें हाईलाइट होकर के आई, जिन पे एक एक चीज पे मैं बात करना चाहूंगी। आई वुड बी टॉकिंग ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एंड these could be categorized in three category. One could be moral virtue, which should be obeyed and practiced during the research and publication. The second could be the functioning, which should have its own way. जो जब आपकी कार्य प्रणाली है उसमें जब आप फैक्ट्स लेंगे तो उसको किस तरीके से आपको करना है। तीसरी चीज जो है वो रिकॉग्नाइज द फैलेसी। चौथी चीज जो है वो सीक ट्रूथ, बिलीव, declare your theory of knowledge, increase respect and dignity, seek insights, practice dialogue, find common ground। ये चीजें जब आप कर लेंगे तो फिर आपको जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं आपको उसको भी मीट आउट करने का एक पूरा मैकेनिज्म मिल जाता है। ट्रांसेंड कॉन्फ्लिक्ट, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड डिसमिस ऑनेस्टली। These are the points which I am to talk in my
future discourse. And this first I'll be taking the moral virtues for research and publication. And the first one is good faith. Intellectual honesty requires you to be open and honest as you communicate with others. Intellectual honesty entails a duty of truthfulness. देखिए, जब भी आप रिसर्च की बात करेंगे तो जो भी उसमें नॉलेज है उस नॉलेज की वैलिडिटी और ट्रूथफुल पे आपको ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दूसरों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ओपन नहीं होंगे, कुछ पार्ट आप छुपा लेंगे, तो आप दूसरे को ओपिनियन को ऑब्जेक्टिवली इनवाइट नहीं कर पाएंगे. गुड फेथ इज द वर्च्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस. जो सच्चाई की खोज है ना, जब तक आपके सद्भावना नहीं होगी, सद्विश्वास नहीं होगा, गुड फेथ नहीं होगा, तब तक वो परस्यूट ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं चल पाएगा. आप इसको सिंसियरिटी कह सकते हैं, ट्रूथफुलनेस कह सकते हैं, ऑनेस्टी कह सकते हैं, वेरोसिटी कह सकते हैं, ऑथेंटिसिटी कह सकते हैं. कोई भी आप पर्टिकुलर वर्ड चूज करके आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं. और इसमें अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो वो ट्रूथ के लिए डीप रेस्पेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ट्रूथ करेस्पॉन्ड टू द रियलिटी. जो आपका यथार्थ है, जिस फील्ड में भी आप रिसर्च कर रहे हैं, द फील्ड यू आर टेकिंग फॉर रिसर्च, truth is going to correspond to the reality. And good faith requires our words to agree with our inner life. आपका एक इनर स्ट्रेंथ भी होता है जब आप रिसर्च करने की बात करते हैं, जब आप कोई बात कहते हैं, जब आप कोई नॉलेज फ्लोट करते हैं, तो आपका एक इनर स्ट्रेंथ होता है. जब आप ट्रूथ के प्रति आपका बिलीफ होगा तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस होगा. जो आप बात करते हैं अपोजिट होगा मेंडेसिटी की, हिपोक्रेसी की, डुप्लीकेसी की एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बैड फेथ, बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली. चाहे पब्लिकली बोल रहे हैं या प्राइवेटली बोल रहे हैं, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो वो बैड फेथ के बिल्कुल अगेंस्ट होगा. एंड गुड फेथ रिक्वायर्स फर्स्ट दैट यू शुड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. सबसे पहले आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको इट डिजायर्स ट्रूथ. गुड फेथ की जब हम बात करते हैं तो एक खास चीज याद रखने की जरूरत है कि इट अलाउज फॉर एरर्स, बट इट डज नॉट टॉलरेट एनी इंटेंट टू डिसीव. गलती हो सकती है लेकिन जानबूझ के करना इसको कभी भी अलाउ नहीं करना. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. रिसर्च और पब्लिकेशन दोनों में एरर्स हो सकते हैं. अननोइंगली आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च ट्रायल एंड एक्शन का एरिया है. आप एक चीज ट्राई करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो दूसरी चीज करते हैं, दूसरा करते हैं, सक्सेस होता है, तीसरी चीज में एंट्री करते हैं. तो ट्रायल एंड एरर्स चलता रहता है. लेकिन जहां आपका इंटेंशन ही गलत हो जाए, इस चीज को रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स कहीं भी अलाउ नहीं करता है. और गुड जो है वो जो भी रिसर्चर्स हैं या ऑथर्स हैं या जो पब्लिशर्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जेनरस और एक्यूरेट हो, वो कोलैबोरेट कर सकें, वो सोर्सेस को एट्रीब्यूट करें और प्लेजरिज्म को रोकें. ये चीजें जो हैं ये कुल मिलाकर के गुड फेथ पे कंट्रीब्यूट करती हैं. दूसरी चीज जो जरूरी होती है वो ह्यूमिलिटी. नॉलेज आपके पास हो सकता है, ईमानदारी हो सकती है, लेकिन जब रिसर्च के न्यू एरियाज में आपको एंटर करने हैं या रिसर्च आपको इनिशिएट करने हैं, तो आप में ह्यूमिलिटी एक बेसिक क्वालिटी के रूप में आती है. विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में विनम्रता नहीं होगी, ह्यूमिलिटी नहीं होगी, तो आप लर्निंग के लिए ओपन नहीं होंगे. और जो भी आपका ईगो होगा वो इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि आप किसी की बात सुनने में कतराएंगे. बिकॉज द कोर ऑफ द ह्यूमिलिटी इज ओपननेस टू लर्निंग. Openness means you should be open to receive the knowledge from your seniors, from your books, from your colleagues, from your co-learner, to each and everyone. And humility is the recognizing that what matters
to you is really important as what matters to others. And humility, if it is connected to others, it increases quality. Ethical requirement is tolerance. Because you see, you might ask a question that if I'm doing a research, what kind of tolerance I need? Because whenever we are talking about the intellectual honesty, you need to be flexible and accepting others' opinion. Whenever you are searching for the truth, there may be certain inconvenient positions, inconvenient opinions, inconvenient ideologies, which will obstruct you, but you are not limited to, you are not supposed to be limited to your own arena of truth or your own piece of truth. Whenever you are entering into the research and publication, you are widening your horizon. And while widening your horizon, so in tolerance essential in the of truth. There could be a difference of opinion, but unless and until you accommodate and tolerate the opinion of others, even acceptance for बहुत सी चीज सुनेंगे नहीं, सहन करके पहले उसको जानना पड़ेगा, then only you can have the capacity to criticize if it is not worth accepting. और अगर आप में टॉलरेंस नहीं है तो आपका मतलब एक्सटेंसिव नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो जाएगा. फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच में जब आप डिस्टिंक्शन करने चलते हैं तो भी आपको टॉलरेंस स्किल की जरूरत पड़ती है. नॉलेज की बात है तो आपको टॉलरेंस की जरूरत पड़ेगी. द नेक्स्ट क्वालिटी विच इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रिक्वायर्स इज फिडेलिटी. Honesty, intellectual honesty requires that you should be consistent and logical in your statements. You cannot keep on changing your statements. When you are doing research, when you have set an objective, suppose if you have set an objective of detecting the causes of corruption, in between you cannot change the definition of corruption, you cannot change the conditions of corruption, because if you are digging up the root causes of corruption, your notion of corruption should be clear, precise and consistent. And fidelity is the virtue of consistency. It is the basis of reliable thought. जो विश्वसनीय विचार होते हैं उसका ये आधार है. ये सारी लॉजिकल जितने एक्सरसाइजेज हैं, जितने मॉरल टेस्ट को ट्रस्ट के हैं, लॉयल्टी के हैं, फिडेलिटी उसका मेजर बैकबोन. और ये आप किसी भी चीज में अपने ट्रस्ट को, अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं तो फिर ये पास्ट बिहेवियर और हमारे जो रिसर्च का कंडक्शन है उसमें एक स्मूथ कॉन्फिडेंस लेके. और इसलिए एफिलिएशन, प्रिंसिपल्स और फंक्शनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो जाता है. इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वालिटी आती है वो सिविलिटी की है. आपको सभ्य होना पड़ेगा, सिविल डिस्कोर्स होना पड़ेगा. सपोज इफ आई एम हैविंग सम एफिलिएशन टू एन आइडियोलॉजी, I cannot be rude and uncivilized to the ideology of the other person, because if I do, it will create a clear cut demarcation. विभाजन हो जाएगा, हम बातचीत कर पाएंगे, और जब बातचीत ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे नॉलेज का एडवांसमेंट और प्रॉस्पेरस रुक जाएगा.
सिविलिटी का जो एक रोल है वो एक कंड्यूसिव कंडीशन क्रिएट करने में होता है, जहां पे हर तरह के नॉलेज जो है फ्लरिश हो सके, एनहांस हो सके, एडवांस नॉलेज की बात हो सके, प्रॉस्परस हो सके, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में इसकी बहुत ही ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। चूंकि हमें जैसा कि मैंने बात कहा, जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो हमें एक चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा सिचुएशन हमारे लिए, हम ये ना देखें कि कन्वीनियंट है या हमारे इंटरेस्ट को कैटर करता है, हमारे स्वार्थ को पूरा करता है, बल्कि हम ये देखें कि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में किस तरीके से एक वेलफेयर ओरिएंटेड नॉलेज को इंस्पायर करता है, इंक्रीज करता है, और हम उसकी बात लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये चार पांच जो थी वो एथिकल वैल्यूज थी जो इंडिविजुअल रिसर्चर जो है उसकी कंडक्ट में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, अगर आप सिविल नहीं होंगे, टॉलरेंट नहीं होंगे, ह्यूमैनिटेरियन नहीं होंगे, ह्यूमिलिटी नहीं होगी, आप में ओपननेस नहीं होगा, तो फिर आप रिसर्च के एक्टिविटीज को एक कंफर्ट जोन में ला करके अपने माइंड सेट को नहीं रख पाएंगे जहां से आप ऑब्जेक्टिव रिसर्च कर सकें। इसीलिए जब भी हम रिसर्च और पब्लिकेशन में एथिक्स की बात करते हैं तो इन चीजों को एक रिसर्चर को अपने जहन में रखना चाहिए। दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन देयर माइंड। अब थोड़ा सा हम आते हैं जो एक फंक्शनिंग का पार्ट है, क्योंकि रिसर्च जब भी हम करते हैं तो हमारे नॉलेज का जो बेस बनता है, अगर हम टेक्सचुअल नॉलेज के एनालिसिस पे बात करते हैं, लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज में बात करते हैं, तो जो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल हैं या जो रेफर्ड है रिसर्च के लिए, उनके फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो जो फील्ड में डाटा अवेलेबल है उन्हें फैक्ट्स हम कहते हैं। अगर हम लेबोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंट्स से जो भी कुछ निकलने वाला है रिजल्ट, हम उसको फैक्ट्स की बात करते हैं, या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कुछ भी चलता है उसको हम फैक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रिसर्च में एथिकल नॉर्म्स है इस फंक्शनिंग में या रिसर्च की प्रोसेस शुरू करने में, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को आप अवेल करें। फाइंड द फैक्ट्स। The goal of intellectual honesty is to determine facts and communicate them accurately. जो फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं उनको एज इट इज आप कम्युनिकेट भी करें। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप कवर्ड फैक्ट हैं या लिटरेचर में जो इम्प्लाइड मीनिंग है उसको अनकवर करें। साइंसेस में जो इंटेंडेड आपका ऑब्जेक्टिव है उसको कम्युनिकेट करें। सोशल साइंसेस में जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं उसको कम्युनिकेट करें। अगर एक बार ईमानदारी से आपने फैक्ट्स अंडरलाइन कर लिए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा और कि आप इन्वेस्टिगेशन, रिसर्चिंग, इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग जितने एविडेंसेस हैं उसको आप आसानी से कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिवली कर पाएंगे। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग में ही इंटेंडेड इंटरेस्ट लेकर के चलेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। और फैक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फैक्ट ही रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करता है। हम एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहते हैं जहां से हमें फैक्ट्स लेने हैं। हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको प्रोब कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड की तरह हम फैक्ट्स ले सकते हैं। हम और आप सब एक वर्ल्ड में लिव करते हैं और उसमें रिसर्च की एक्टिविटीज चलती हैं। रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं वो पब्लिकेशन के लिए जाते हैं। तो आप देखिए 3 स्टेजेस हैं। पहला, हम फैक्ट्स किस तरीके से अवेल करते हैं। अगर यहाँ पे हम ईमानदार रहेंगे तो रिसर्च प्रोसेस में ईमानदारी की नींव पड़ जाएगी।
रिसर्च के ईमानदार अगर रिजल्ट आएंगे तो publication तो अपने आप ही ऑनेस्ट हो जाएगा. And the most certain of all basic principle is that contradictory positions are not true simultaneously. अगर दो विरोधी वाक्य हैं या कंक्लूजन है तो वो एक साथ सही नहीं हो सकते. वो समय, स्थान और परिस्थिति, स्पेस, टाइम एंड सिचुएशन अगर चेंज हो जाए तो वो रिलेटिवली ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रू वो नहीं हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली ट्रू नहीं हो सकते हैं. और इन सब चीजों को देख करके हमें फैक्ट फाइंडिंग की तरफ चलना चाहिए. जब फैक्ट फाइंडिंग की प्रोसेस में हम हैं तो कहीं पे हमें इनकन्वीनियंट फैक्ट्स मिलेंगे. तो हमें ये करेज होना चाहिए, हमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस इनकन्वीनियंट फैक्ट को भी फेस कर सकें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि करप्शन के लिए मान ले हम रूट कॉजेज सर्च कर रहे हैं. हो सकता है कि करप्शन के कुछ कॉजेज जो हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट में, और उस ह्यूमन इंस्टिंक्ट के डोमिनेंस में हमारे कुछ अपने डियर्स एंड नियर्स उस करप्शन के रूट्स में इन्वॉल्व हो. तो क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं. उस फैक्ट्स को भी उसी शिद्दत से एनालाइज करना पड़ेगा जिस शिद्दत से हमारे बाहर के जो फैक्टर्स हैं. तो उसको फेस करना पड़ेगा, फेस करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा and take care to discover the facts and face them, especially when they are inconvenient or difficult. जब आपने फैक्ट्स को फाइंड कर लिया, इनकन्वीनियंट फैक्ट्स को फेस कर लिया, तब आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपने उसको फेस नहीं किया तो उसका इवेल्युएशन, एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका इवेल्युएशन बहुत मुश्किल हो जाएगा. और जब आप इवेल्युएट करके बात करते हैं तो as we go about our life we inevitably encounter clues that tells us something about the world we live. जिसमें हम रहते हैं वो उसी के बारे में बात करता है, किसी इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में बात नहीं करता वो. एंड ईच ऑफ दिस क्लूज इज अ पीस ऑफ एविडेंस. जो छोटी छोटी चीजें मिलती हैं वो हमारे लिए फैक्ट्स के प्रमाण बनते हैं. और ये जो है वो हमारे रियलिटी के ग्लिम्स प्रोवाइड करते हैं, एविडेंसेस की क्वालिटी डिसाइड करते हैं, एविडेंसेस को इंटरप्रेट करते हैं, और एक लंबे समय में जो लाइफ टाइम का और कोहेरेंट जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड है या जो भी नॉलेज है उसके बारे में हमें पूरा फैक्ट्स देते हैं. उन फैक्ट्स को हमें इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करने में जब तक हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब तक हम उसको इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं. इवेल्युएट करते समय हम कुछ बहुत नेचुरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट फॉर्म्स ऑफ एविडेंस आर मोर रिलायबल देन अदर्स. अगर हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसमें कुछ कंट्राडिक्टरी हैं, तो हमें चूज करना पड़ेगा कि ये ज्यादा रिलायबल है और ये रिलायबल नहीं है. हाउ कैन वी बेस्ट draw reliable conclusions from the evidences. इस एविडेंस से, इस प्रमाण से हम किस तरह का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये भी सोचना पड़ेगा. हाउ कैन एविडेंस बी इंटरप्रेटेड रिलायबली, फिर हम उसकी कैसे विश्वसनीय तरीके से कर सकते हैं. हाउ डज न्यू एविडेंस फिट इनटू और चेंज माय एग्जिस्टिंग कोहेरेंट कंसेप्ट ऑफ रियल वर्ल्ड. किस तरीके से ये हमारे रियल वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, कोहेरेंट कर सकता है. ये सारी चीजें हम फैक्ट्स को इंटरप्रेट करते समय या इकट्ठा करते समय पहले हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको फेस करते हैं अगर इनकन्वीनियंट होता है, और फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं. और इनके इवेल्युएशन प्रोसेस में जो पहले की 5 क्वालिटीज थी जो रिसर्चर की होनी चाहिए थी, उन क्वालिटीज को देखते हुए ये फैक्ट्स का कलेक्शन, उसका फेसिंग और उसका इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, ये तीनों चीजें हम ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वालिटी हमारे पास आती है वो ये आती है कि हमारी सोच जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए. क्योंकि रिसर्चेज में जब हम एंट्री करते हैं तो एज आई सेड अर्लियर आल्सो दैट वी एनकाउंटर्ड विद diverse established streams of knowledge.
नॉलेज की बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो स्थापित हैं ऑलरेडी, और उनको एक्सेप्ट करने के बजाय हमें सबसे पहले उनको साइंटिफिकली हमें अपनी सोच के साथ उसको देखना पड़ेगा. Because you see, certain approaches to examine reality are reliable way. और ये होता है कि जैसे उन अप्रोचेस को उस समय में जो थिंकर्स हैं उन्होंने उसको साइंटिफिक कहा, बट मे बी दोज अप्रोचेस आर नॉट रेलेवेंट टुडे. या एक सिचुएशन में वो रेलेवेंट हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में वो रेलेवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस में हमें दूसरे तरह के साइंटिफिक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, और लैब एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. वहां एक्सपेरिमेंट है, वहां ऑब्जर्वेशन आपका चलता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन है. अगर मान लीजिए लिटरेचर है या ह्यूमैनिटीज है, इसके रिसर्चेज में आपको ऑब्जर्वेशन कम होगा, इंटरप्रिटेशन ज्यादा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा होगा. और जब आप इसको करेंगे तो इसको डिस्टिंग्विश करते हुए ही आप एक टेम्परामेंट की बात कर सकते हैं या साइंटिफिक थिंकिंग की बात कर सकते हैं. क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको आपकी साइंटिफिक थिंकिंग ही ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन करेंगे. चाहे वो कोई भी रिसर्च हो, साइंसेज हो, हिस्टोरिकल रिसर्च हो, जर्नलिज्म हो, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, लीगल प्रोसीडिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिसी डेवलपमेंट हो, पर्सनल या बिजनेस डिसीजन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो, या बिलीफ को चूज करने की बात हो, सब जगह पे आपको साइंटिफिक थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. जब साइंटिफिक और क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से रिसर्च और पब्लिकेशन में आप प्रोग्रेस करेंगे या प्रोसीड करेंगे, तो फिर आपके सामने एक चीज और इम्पोर्टेंट आएगी, हाँ जी वो मैडम. आएगी रिकॉग्नाइजिंग फैलेसीज. क्योंकि मैंने आपको बोला कि रिसर्च जो है अच्छा अच्छा. वो एरर एंड ट्रायल का फील्ड है. क्यों? आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आप टेक्सचुअल एनालिसिस लेते रहते हैं. अच्छा अच्छा. एक टेक्सचुअल, फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई लिटरेचर का कोई पीस लिया, कोई किसी नॉवेल का कोई पीस लिया, आपने हाफ पढ़ा, उस पीस का इंटरप्रिटेशन उस हाफ पोर्शन के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन जब आपने कंप्लीट रीडिंग कर ली तो उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग हो सकता है. और रीजनिंग में आपके एरर आ सकता है. इसके लिए पूरा एक लॉजिकल सिस्टम है जिसपे मैं नहीं जाना चाहूंगी. एम्बिग्यूटी ऑफ एक तरह की फैलेसी है, मिस आर्गुमेंट एक तरह का फैलेसी है. कई तरह की फैलेसीज लॉजिक की बुक में आपको मिलेंगी, लेकिन उस पे ना जाकर के मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो फैलेसीज रीजनिंग में है, सबसे पहला पोर्शन ये होता है कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें. क्योंकि अगर हम गलत रीजनिंग से हम अपने रिसर्च में प्रोसीड कर रहे हैं, तो वो हमें गलत कॉन्सिक्वेंस या गलत रिजल्ट की तरफ ले जाएगा. हम उसको लर्न कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉमन जो फैलेसीज हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. और जब ये फैलेसीज कभी कभी इनहेरेंट रहती हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड और अनचैलेंज्ड रहती हैं, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको छोड़ देते हैं. और जब ये फैलेसीज अनइंटेंशनली छूटती हैं, तब तो गंभीर नहीं है इतनी, लेकिन अगर इंटेंशनली हम इसको छोड़ते हैं और हम इसकी बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कि रिसर्च प्रोसीड करने में फैलेसी को जानते हुए भी जो उसकी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, जो लॉजिकल उसकी गलतियां हैं, उसको जानते हुए भी अगर हम उसको छोड़ते हैं, तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं से अपने इंटेंशन में डिसऑनेस्ट हो गए. और अगर हम इस तरह का करते हैं तो रिसर्च का जो भी रिजल्ट मिलेगा, हम उसको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की संज्ञा नहीं दे पाएंगे. ये आप मान के चलिए, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे चैलेंज हो जाएगा. और जब भी हम when we think more clearly, when we can identify facts and underlying logical error, we can avoid committing fallacies by developing critical thinking. बात किया मैंने, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए फैलेसी को, और फिर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. और इन तीनों के माध्यम से
अवॉइडिंग साइंटिफिक थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बेसिस पे हमें जो बिलीफ सिस्टम हमारा जो है, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है, उसमें हम सच्चाई को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। बिलीव्स दैट आर ट्रू और दोज दैट करेस्पॉन्ड टू रियलिटी। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डाइवर्स बिलीफ सिस्टम है, उसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इसकी हम बात करते हैं तो एक डेफिनेशन आती है कि जी मैडम। जो हमारे रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है या करेस्पॉन्ड करती है, उसको ठीक है, संवादित भेज दो करती है, पीछे। अभिव्यक्त करती है, उसको हम ट्रू बिलीफ कह सकते हैं। और ऐसा कहने के पीछे ये कारण ये है कि जब भी हम किसी बिलीफ को चूज करते हैं या चूज करने का डिसाइड करते हैं, तो उसमें जो है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है तो फिर हमारे सामने जो चीज नहीं है हम उसको भी नैरेट करने की कोशिश करें। और जब भी इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज की बात करते हैं, जैसे शुरुआत में मैंने बात की ह्यूमैनिटी की, टॉलरेंस की, ऑब्जेक्टिविटी की, तो ये सारे वर्च्यूज जो हैं वो ट्रू बिलीफ को एक्वायर करने के लिए हमें हेल्पफुल है। और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू जो है वो एक अच्छे चिंतक का, गुड थिंकर का कैरेक्टर ट्रेट होता है। एक अच्छे लर्नर का, एक अच्छे रिसर्चर का कैरेक्टर ट्रेट होता है। और जब भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करेंगे तो ये प्री सपोज्ड फैक्ट है कि वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज को प्रैक्टिस में ले आएगा, ये मान के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी वो आता है, डिक्लेयर आवर थियरीज ऑफ नॉलेज। अब देखिए, इसमें थियरी ऑफ नॉलेज नहीं है, थियरीज ऑफ नॉलेज है। जब भी आप किसी फील्ड में रिसर्च के लिए चलते हैं तो आपके पास डाइवर्स ऑप्शन है। आप हाइपोथेसिस उसमें से एक चूज करते हैं। उस हाइपोथेसिस को चूज करने का या फोकस करके उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज। और उस नॉलेज के पीछे जो फंक्शनिंग थियरीज हैं वो, क्योंकि जब भी हम कुछ फैक्चुअल क्लेम करते हैं, क्रिएटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम ये बिलीफ ट्रू है इसको एक्सप्लेन करें, ये हाइपोथेसिस ट्रू है उसको एक्सप्लेन करें, कम्युनिकेट करें, दूसरे को समझाएं। और उसके लिए द कंसिस्टेंट मेथड वी यूज टू डिसाइड व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, क्या सच है क्या गलत है, ये हम लेते हैं। और चूंकि हम एक बिलीफ को चूज करते हैं तो हमें उसके फॉर्म एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके पीछे के थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, उसको रीडिफाइन भी करना पड़ेगा, और उसका एप्लीकेशन करना, उसको इवेलुएट करते हुए कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है, या यही ट्रू है और ये ट्रू नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम या एक नॉलेज सिस्टम के इर्द गिर्द बहुत सारे मिसबिलीफ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जो क्लाउडिंग है उसको क्लियर करना भी रिसर्च का एक काम होता है। और इसके लिए आपको एक अच्छे से सोच समझ करके मैकेनिज्म डिसाइड, वेल कंसीडर्ड रूल फॉर्मुलेट करना पड़ता है। डेवलप करने में आपको है। और ऐसा करते समय डिसएग्रीमेंट का आना, जब तक डिसएग्रीमेंट नहीं होता है आपके बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट का कंफर्मेशन। क्यों डिसएग्रीमेंट को आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको एनकाउंटर करते हैं, लॉजिकल और कंसिस्टेंट उसको एस्टैब्लिश डिनाई करते हैं,
तो वो डिनायल के बाद आपका जो अपना बिलीफ सिस्टम है वो एस्टैब्लिश हो जाता है. Because when disagreement arises, helpful to discuss how you have come to your belief. कैसे बिलीफ सिस्टम तक पहुंचे. And this requires you to describe your theory of knowledge, the process you consistently follow to determine if someone is most likely true or false. अब जब एक बार आपने अपने बिलीफ सिस्टम को एस्टैब्लिश कर लिया, तो एथिकल बिहेवियर ये भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो डिसएग्रीमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर है उनके लिए भी रेस्पेक्ट रखें, अदर ओपिनियंस और अदर बिलीफ्स के लिए अदर इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करें. क्यों? क्योंकि इवन एज डिसएग्रीमेंट आर आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लोर्ड, द पैशंस बिकम हीट. होता क्या है कि आप अगर कोई चीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई काउंटर आर्गुमेंट देता है, तो आपके पैशन जो है ना, आपके मनोभाव जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे. एक्सेप्टेंस के बाद रेस्पेक्ट करना नॉलेज प्रोसेस के डाइवर्स डिसिप्लिन को एक होराइजन में मेंटेन करने का बेसिस है. हो सकता है आपकी नजर में ये एस्टैब्लिशमेंट, मेरी नजर में कुछ और एस्टैब्लिशमेंट, और दोनों को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर वो नॉलेज प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा. हमने आपको भी डाल दिया था, हमने कहा कि जब तो आपसे एक बात करेंगे. ग्रुप होता है, स्पेशली आप देखिए कि साइंसेज में पूरा ग्रुप रिसर्च करता है, सर. तो वो डिस्कशन और डाइवर्स ओपिनियन के लॉजिकल एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही एक नतीजे पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें आप कुछ चीजों को अवॉइड करें, जैसे नेम कॉलिंग हो गया, स्निपिंग हो गया, पर्सनल अटैक्स हो गया, स्नाइड रिमार्क्स हो गया और इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स हो गया. इस चीज को सर आपको ईमेल कर दिए थे थोड़ा शुरू सा में ही. रिस्ट्रेन करना चाहिए, रोकना चाहिए. नहीं सर, आपको ईमेल तो पहले ही कर दिए थे क्या? और दूसरे की डिग्निटी को भी लेटर उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए. सर, जिस दिन हमने ज्वाइन किया इसके उसी दिन साथ हमने जब डिस्पैच ये सब चीजें करेंगे तब आप एक लेवल पे आते हैं जहां पे आप अपना एक इंसाइट डेवलप कर सकते हैं, अपना एक विजन डेवलप कर सकते हैं. जरूर. क्योंकि अगर इन चीजों के प्रैक्टिस और फॉलोइंग के बिना इंसाइट अगर आप डेवलप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से बायस्ड होता है, सब्जेक्टिव होता है और दूसरे लोगों के बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट किए हुए नहीं रहता है. और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपके रिसर्च या आपके रिसर्च रिलेटेड स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में सामने वाले के लिए कन्विंसिंग पावर मेरी एक और होती कहते हैं जिसमें आपका जब स्टेटमेंट आएगा तभी उसमें कन्विंसिंग पावर आएगा. और ऐसे सिचुएशन में इंसाइट्स डेवलप करने के लिए वी एक्सप्लोर आइडियाज टू गेन न्यू आइडियाज के हम क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि हमको एक नया वी शेयर आइडियाज विथ अदर्स टू प्रोवाइड न्यू इंसाइट्स. हम दूसरों के साथ शेयर भी इसीलिए करते हैं ताकि उनको नया विजन मिल सके. हम बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, हम उनसे डिबेट करते हैं, कंट्रास्टेड आर्गुमेंट देते हैं, जो कि कम्युनिकेशन मोड में इनसाइट्स को डाइवर्स फील्ड में ले जाकर के एक कॉम्पैक्ट इनसाइट देता है. और जब ऐसा हम करते हैं तो जब भी हम डायलॉग में एंटर करते हैं या डिबेट में एंटर करते हैं इनसाइट्स के लिए, तो ये जरूरी होता है कि हम दूसरे को केयरफुली सुनें. लिसनिंग इज एन आर्ट एंड ओपननेस टू लर्निंग depends only on listening carefully. If you don't listen to others, you are closed. And along with listening, it requires a clear advocacy of your truth. क्योंकि जब आपकी ट्रू बिलीफ स्ट्रांग होंगी तो you have multiple arguments to establish that true belief.
आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी, हम कर देते हैं और कि ये जब आप हो गया। देखते हैं तो फिर आपका जो चलता है कि ट्रू बिलीफ अगर आप इसको लेकर के चल रहे हैं तो इनसाइट्स के साथ जो है आपको डायलॉग की प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि unless and until you are habituated to carry on civilized dialogue, your knowledge is not going to enhance. तो जब भी आप डायलॉग या डिबेट में एंटर करते हैं तो उस समय आपको अपनी सिविलिटी, सभ्यता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और you should have respect for the person who even have the opposite view of what you are going to establish. जो भी आप आर्गुमेंट से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उसके अपोजिट व्यू का भी कोई है तो उसको आप लॉजिक से काउंटर करिए, कभी किसी डॉगमेटिक प्रीसपोजिशन से नहीं। और जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे, व्हेन यू मेक एन अटेम्प्ट टू एंटर इनटू अ मीनिंगफुल डायलॉग एंड डिबेट, then you will be able to create a common ground where you can agree. Because you see, we are living in an single universe, me and you both. So whenever we are talking about searching a true knowledge through research, that knowledge should be true for the maximum people, for the maximum benefit. And it could be only when we are working on the common ground. And we can seek the true belief and use the clear communication and dialogue to share those true beliefs with others. And if we do that, I'm sure we will resolve the conflict. There would be no conflict. And by transcending the conflict, we will be preparing a beautiful ground for further enhancing the knowledge. And for doing that, we may be able to overcome the obstacles, because recognizing the importance of intellectual honesty, we need to ask why it is so difficult to attain consistently. Several aspects of human nature requires us to overcome. Someone is saying that there is no voice. Maybe net connectivity. From my side, it's okay. Yes, ma'am. From your side, it's okay. Maybe it's a connectivity problem from their side, ma'am. I've Yeah, already that's true. Hmm. messaged her, ma'am. Okay. And several aspects of human nature requires us to overcome various challenges to be addressed. And there are few of them, like egocentrism is the inability to differentiate between self and others. Tribalism is the state of being organized in or an advocate for a tribe or tribes. Laziness, failing to preserve and dig deeper. Read another research report. Dramatic instinct, these are the obstructions. Peer pressure and confirm bias is the tendency. Self-deception is one tendency that need to be addressed. The attention seeking is another. Belief preservation is another obstruction. Uh, this is the conflict. Motivated reasoning is another obstruction. The cognitive dissonance reduction, belief system, evaluation of evidence related, conflict of interest, loyalty, post-mortem philosophy.
dismisses dishonesty, and when we are talking about the dishonesty, it could be of various types like plagiarism, selective reporting, disinformation, fabrication, and I assume that you people are going to do things in the could be fallacy, applying double standards, using false analogy, overgeneralization, presenting a straw man argument, poisoning the well, quoting out of context. There could be biases, statistical biases, half truth, data dragging. These are the mm, biases and dishonesty which is being addressed by a committee which is formulated by the हाँ यस सर international bodies, and हाँ यस Springer सर is the member of that committee, COPE, Committee on Publication Ethics. And this committee subscribes to its principle on how to deal with the acts of misconduct. चीज में या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ कैसे डील किया जाए इसको ये इन्वेस्टिगेट करता है, एलिगेशंस लगाता है और उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट देता है। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो एडिटर्स और पब्लिशर और रिसर्चर्स पे कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, और ये डिफाइन करता है कि पब्लिकेशन एथिक्स किस तरीके से एडिटर्स यूज करें उसको। और इसमें क्या है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कलेक्टिवली इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसको पब्लिकेशन एथिक्स के नाम से जाना जाता है, जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, डाटा मैनिपुलेशन है, रिसर्च फ्रॉड, प्लेजरिज्म, स्टिमुलेशन, सबमिशन, डुप्लीकेट पब्लिकेशन, सेल्फ साइटेशन, कंसेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, पब्लिश्ड मटेरियल, एथिक्स ऑफ ऑथरशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हैं। ये एक अलग लेक्चर का मैटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये कोप के एक कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई मिसकंडक्ट या अनएथिकल प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और दो लेवल पे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसमें फर्स्ट स्टेप ये लिया जाता है कि एडिटोरियल बोर्ड जो है वो ऑथर से कांटेक्ट करता है और उसको बोलता है कि आपका मिसकंडक्ट आइडेंटिफाई हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि ऑथर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी इन्फॉर्म करता है और उस फोरम पे अपोलॉजी टेंडर करता है। तीसरा ये हो सकता है कि अगर पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो वो उसको गलती मान करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर ऑथर एक्सेप्ट नहीं करता है और मिसकंडक्ट प्रूफ हो जाता है तो फिर वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। जैसे मैंने शुरू के दो एग्जांपल्स दिए, अ बॉय कमिंग फ्रॉम हेवन और दूसरा लिटिल पीसेस, उन दोनों में बैन कर दिया था, वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है। इंफॉर्मेशन उसकी कमेटी में पूरी शेयर कर दी जाती है इंटरनेशनल लेवल, ताकि सारे एडिटर्स नेजेंस ले लें और उसका कहीं कोई पब्लिकेशन नहीं होने पाए। और इसके अलावा ऑथर्स जो है वो ऑथर्स को बुला करके कमेटी क्वेश्चन कर सकती है और पनिश कर सकती है। उन्होंने अगर उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है तो उसको रीइंबर्स करवा सकती है, अगर कोई पोजिशनल तो वहां से उनको हटाया जा सकता है। लास्ट में 2 मिनट में ये लूंगी कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स में बात किया, इन चीजों को करने के लिए एक रिसर्चर में अगर नक्सल में हम करना चाहें तो ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं। और एक ये चीज आ सकता है कि आप ये क्वालिटीज तो ह्यूमन क्वालिटीज हैं और सब में होनी चाहिए, इनकी अलग से क्या बात है, क्यों जरूरत पड़ी डेवलप किया जाए, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस प्रारंभ हो चुकी थी।
उसको कर्व एंड कर्टेल करने के लिए इसको जरूरी थी। नहीं तो आप ये देखिए कि जैसे एक आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि आप ज्यादातर हिंदी मीडियम के लोग हैं, तो एक संस्कृत श्लोक है जो स्टूडेंट की क्या लक्षण होना चाहिए उसको बताता है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रम तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। मैं अगर इसको रिसर्चर पे अप्लाई करूं तो आप ये बताइए कि आज की रिसर्च में कितने लोग